एक अपराधी अपने काम को कितने भी सादे तरीके से अंजाम क्यों ना दे दे, लेकिन वह कोई ना कोई सबूत ज़रूर छोड़ जाता है और उसी सबूत के बलबूते वह पकड़ा ज़रूर जाता है। बस आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक अपराधी अपराध तो करता है बड़े ही सातिर तरीके से, लेकिन पुलिस उसको खुद उसके घर से दबोच लाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई उस व्यक्ति के बारे में लाती है तो इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक अब पहुँच जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। आज की यह जो घटना है, यह घटना है महानगर मुंबई का, और उसी का टाड़े शहर पड़ता है और ठीक उसी में पंतनगर एक थाना लगता है और उसी का ही सहकार नगर लगता है मार्केट, और वहीं कुछ दूर पर एक न्यू सुविधा सुलभ शौचालय होता है और उसी पे टेरेस होता है। तो उसी पे काफ़ी सारे कमरे होते हैं और उसी कमरे में रहने वाले होते हैं नीरज ठाकुर, अब जिसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होता है। अब उनकी अपनी पत्नी भी होती है रूबी ठाकुर, जिसकी उम्र 29 साल के आसपास होता है। नीरज ठाकुर जिसके टोटल अब 3 बच्चे भी होते हैं और 2 बेटे और 1 बेटी होता है। नीरज ठाकुर न्यू सुविधा सुलभ शौचालय का ही सुपरवाइज़र होता है। पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर निर्भर होता है। काफ़ी सारे कमरे भी होते हैं, लेकिन सबकी जिम्मेदारी नीरज ठाकुर के ऊपर होता है और उसकी वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आते थे और पैसे की वजह से उसके परिवार का खर्चा वर्चा बड़े बेहतर तरीके ढंग से चल जाता था। लेकिन तभी अब मैं बात कर रहा हूँ अब 10 मार्च का लगभग वही शाम का टाइम होता है। तो उसी बीच अब नीरज ठाकुर अपनी पत्नी रूबी से बोल के निकल जाता है कि हमें 250 रुपया दे दो। अब नीरज ठाकुर की यह बात सुनकर उसकी जो अपनी पत्नी होती है रूबी, उसे मौके पर सिर्फ 250 रुपया तो पकड़ा देती है और नीरज यह बोल देता है कि हमें लगभग 2 दिन लग सकता है, 2 दिन बाद हम वापस घर आ पाएंगे। रूबी कह देती है कि आखिर जा कहाँ रहे हो, क्या काम आन पड़ा है। तो नीरज भी कह देता है हमें कुछ अर्जेंट काम है, हम जब आ जाएंगे तो तुम्हें बताएंगे, तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात है। और रूबी यह बात सुनती वह खुश भी हो जाती है। तो उस समय नीरज तो अब निकल जाता है, लेकिन जब 24 घंटा बीत जाता है, 24 घंटा बीतने के बाद रूबी के मन में एक जिज्ञासा जागती है, क्यों ना फ़ोन करके उन्हें बता दिया जाए कि तुम हमारे लिए एक नई सी साड़ी ले आना। और उसी बस रूबी तुरंत अपना फ़ोन निकालती है। निकालने के बाद नीरज ठाकुर के मोबाइल नंबर पर कॉल करती, पता लगता है नीरज का मोबाइल नंबर जो होता है अब बंद बता देता है। अब इधर दोबारा रूबी कोशिश करती, दोबारा भी बंद बता देता है। लेकिन जैसे 2 घंटा बीतता है, 2 घंटा बाद फिर जो होती है रूबी सोचती हो सकता है मोबाइल स्विच ऑफ हो गया हो चार्जिंग की वजह से और इसलिए बंद पड़ा होगा। तो दोबारा फिर कोशिश करती है और फिर मिलाती है, फिर बंद बता देता है। इधर रूबी परेशान हो जाती है और जब परेशान हो जाती है तो काफ़ी बार फ़ोन मिलाती। ऐसे फ़ोन मिलाते अब दूसरे दिन का लगभग पूरा का पूरा शाम का टाइम हो जाता है, तब भी बंद बताता है और रूबी के मन में काफ़ी सारे शंकाएँ गूंजने लग जाती है। लेकिन पूरी रात हो जाता है, अब पूरी रात होते होते जो होता है तब भी बंद बताता है और इधर परेशान होती चली जाती है। सुबह का जब टाइम होता है, यानी कि अब 12 मार्च का, तो 12 मार्च के सुबह के टाइम में कुछ अपने आस पड़ोसियों से बात करती है और उनसे पूछताछ करती है। यानी कि जितने भी शौचालय में मौके पर जो कमरा होता है ऊपर टेरेस पे, उन लोगों से पूछताछ करने लग जाती है। उनसे पूछने लग जाती है क्या तुम्हें हमारे पति ने बताकर कहीं गए हुए हैं। वह लोग मना कर देते हैं कि नहीं, तुम्हारे पति के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। और जब इस तरह की जानकारी अब इधर रूबी को लगता अपने पति के बारे में, तो काफ़ी जो होती है अपने आप को मौके पर बेसहाय समझ लेती है और तुरंत ही उसी समय अपना फ़ोन निकालते हैं। निकालने के बाद वहीं कुछ दूर पर होते हैं नीरज के अपने मामा होते हैं उमा शंकर ठाकुर, जो कुछ दूर पर रहते हैं। तो उस समय रूबी जो होती है उमा शंकर ठाकुर के मोबाइल नंबर पर कॉल करती है, तो पता चलता है नीरज के जो मामा है उमा शंकर ठाकुर तो उस समय गांव में हैं
रूबी उन्हें सारी बात बता देती है नीरज के बारे में, और जब बताते तो उमाशंकर ठाकुर सुनते हैं। सुनने के बाद एकदम सन्न से रह जाते हैं कि आखिर नीरज जो होता है कल से कहाँ चला गया, आखिर उसका फ़ोन बंद क्यों बता रहा है। और रूबी उस समय रोने लग जाती है, और रोने की आवाज़ सुनकर उमाशंकर समझ जाते कि बस करो, नीरज के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी ज़रूर हो गया। क्योंकि नीरज जब भी कहीं जाता था कि ज़रूर हमारे पास फ़ोन कर देता था, लेकिन नीरज अभी तक हमारे पास फ़ोन क्यों नहीं किया। यह सब सोच कर उमाशंकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जब परेशान हो जाते हैं तो उसी समय जो होता, अब नीरज के जो अपने पिता होते हैं रघुनाथ ठाकुर के पास जाते हैं। रघुनाथ ठाकुर को सारी बात नीरज के बारे में बताते हैं, और इधर नीरज का अपना जो बड़ा भाई होता है उसको भी बता देते हैं। और उसी समय अब नीरज ठाकुर के जो पिता होते हैं रघुनाथ ठाकुर और नीरज के अपने भाई को उमाशंकर साथ लेने के बाद तुरंत ही मुंबई महानगर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इधर 12 मार्च का ही हो जाता है, तो उसी वक्त अब रूबी तुरंत ही अपने नज़दीक की जो पुलिस थाना होता है पंतनगर पहुंच जाती। पहुंचने के बाद अपने पति इधर नीरज ठाकुर का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा देती है। और उधर पुलिस की जो टीम होती है रूबी से अब नीरज ठाकुर का मोबाइल नंबर और साथ में फ़ोटो लेकर अपने हिसाब से जांच पड़ताल में लग जाती है। अब रूबी जैसे ही अपने कमरे पर पहुंचती है, इधर जो होता है कुछ ही घंटे बाद अब उमाशंकर ठाकुर और साथ में रघुनाथ ठाकुर पहुँच जाते हैं। और नीरज का अपना बड़ा भाई होता है। जब पहुंचते रूबी से पूछताछ किया जाता है तो रूबी वही बताती है जो उसने पहले अपने मामा को बता रखा था। बताने के हिसाब से अब इधर उमाशंकर ठाकुर यानी कि नीरज के जो मामा होते हैं वह उस समय नीरज की तलाशी करते हैं, काफ़ी जगह पर तलाशी करते हैं, यहाँ तक कि अस्पतालों में जाते हैं कि हो सकता है इंसिडेंटल केस की वजह से काफ़ी लोग अस्पताल पहुँच जाते हैं, तो हो सकता है अस्पताल में नीरज से मुलाकात हो जाए। यह सब सोच साच कर उमाशंकर और रघुनाथ ठाकुर और रूबी भी काफ़ी जगह खोजबीन करते हैं, रिश्तेदारों को फ़ोन कर देते हैं नीरज के जानकारी के लिए। लेकिन वहाँ पर भी नीरज के आने की सूचना मिलता है। और रघुनाथ ठाकुर उमाशंकर दोनों इतना परेशान हो जाते हैं कि सोच उनके मन में काफ़ी शंकाएं भी जन्म ले लेती है। और ऐसे तलाशी करते करते अब पूरा का पूरा अब 3 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन कहीं पर नीरज का अता पता नहीं चलता है। और यहाँ तक कि नीरज की तलाशी करने के लिए स्टेशनों पे जाते हैं, बस स्टैंडों पे जाते हैं, लेकिन तब भी नीरज का कोई अता पता नहीं चलता है। नीरज के जितने भी हित व्यवहारी होते हैं, दोस्त होते हैं, सभी से पूछा जाता है, लेकिन तब भी नीरज के बारे में कुछ अता पता अब नहीं चलता है। इधर पुलिस की जो टीम होती है वह भी नीरज की काफ़ी जगह खोजबीन करती है, यहाँ तक मुखबिर भी लग जाते हैं नीरज की खोजबीन करने के लिए। और इसे तलाशी करते करते अब पूरा का पूरा जो होता है 2 हफ्ते का वक्त बीतने का हो जाता है। और तभी 25 मार्च का ही दिन होता है, तो वही लगभग सुबह का टाइम होता है। सुबह के टाइम में उमाशंकर और साथ में रघुनाथ और साथ में रघुनाथ का अपना बड़ा बेटा और साथ में बहू यानी कि रूबी चारों बैठकर कुछ राय मशवरा कर रहे होते हैं। तभी उसी बीच रूबी अपने ही जो मामा होते हैं यानी कि ससुआ मामा अब उमाशंकर ठाकुर से कहने लग जाती है, परसों यानी कि जैसे रात का टाइम होता है तो शौचालय के लिए जैसे हम बाहर निकलते हैं तो जो टैंक होता है उसी टैंक से ही नीरज ठाकुर की आवाज़ आती है। कहने लग जाते हैं कि रूबी मैं यहीं पर हूँ, तुम मुझे बाहर निकालो। और जैसे मेरे कानों में यह आवाज़ पहुंचती है तुरंत ही मेरे मन में शंकाएं हो जाती है। मैं तुरंत उस शौचालय की तरफ भागता हूं, जो टैंक होता है पास खड़ी होती हूं, लेकिन दोबारा आवाज़ हमारे पति का नहीं आता। मेरे मन में कुछ शंकाएं ज़रूर हैं, कहीं हमारे पति के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया। अब यह बात भी सुनते हैं उमाशंकर, वह भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके ज़माने में अंधविश्वास पे विश्वास करना एक स्वाभाविक बात है। क्योंकि ज़्यादातर कोई भी अगर व्यक्ति की इस तरह निर्मम या फिर हत्या होती थी, उसकी आत्मा का खुद उसकी हत्या के बारे में गवाही दे जाते थे। उन्हें भी लगने लगता कहीं नीरज जो होता है अब टैंक पे गया होगा, टैंक पे तो गिर तो नहीं गया। यह सब सोच साच कर उमाशंकर भी परेशान हो जाते हैं। और जब परेशान हो जाते हैं तो उस दिन तो पूरी रात नहीं सो पाते। और ठीक 27 मार्च को ही अब जैसे सुबह का टाइम होता तो उठते हैं और शौचालय के टैंक की तरफ जाते हैं, तो उनको भी थोड़ी बहुत गंध सूंघाई देती है। उनके मन में शंका होता है और तुरंत ही टैंक के पास पहुंचते हैं। और जब पहुंचते हैं टैंक की तरफ अपनी नाक को दबाते हैं, तो दबाते ही उसी समय एक व्यक्ति उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। प्रशांत चौधरी जो होता है वहीं पर खड़ा होता है, अपने हाथ में फिनाइल लिया होता है और फिनाइल जो होता है तुरंत ही उसी टैंक में छिड़कना शुरू कर देता है। और उमाशंकर कहने लग जाते हैं कि बेटा यह शौचालय में तुम इस फिनाइल को क्यों छिड़क रहे हो। प्रशांत कह देता है कि अंकल जी असल में इस टैंक से मैं देख रहा हूँ 2 दिन से काफ़ी सारे गंध आ रहे हैं, हमें लग रहा कोई ना कोई जानवर इस टैंक में गिर गया होगा। उमाशंकर जैसी यह बात प्रशांत के द्वारा सुनते हैं, उनके मन में नीरज की जो शंकाएं होती और जन्म ले लेती है। और जब जन्म ले लेती है तो थोड़े बहुत लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं
जो टेरेस पे रहते हैं उनको भी बुला लेते हैं, वह भी आते हैं। आने के बाद उमा शंकर के साथ मिलकर उस टैंक को हटवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसी लात रखते हैं टैंक के ऊपर जो होता ढक्कन, तो वह ढक्कन तुरंत ही टूट जाता और टूटते ही एकाएक बदबू बढ़ सी जाती है और वहीं पर उमा शंकर बेहोशी की अवस्था में आ जाते हैं, ज़मीन पकड़ लेते हैं। लगभग 5 मिनट बीतता है। 5 मिनट के बाद जैसे उमा शंकर को होश आता है तो उठते हैं। उठने के बाद देखते हैं वहाँ लगभग 3-4 लोगों का भीड़ लग चुका होता है। अपने नाक पर रुमाल रखकर नींदे नज़र घुमाते हैं तो उन्हें कुछ कपड़े दिखाई दे, सफ़ेद सफ़ेद चादर दिखाई देते हैं। उनकी शंकाएँ और बढ़ जाती कि बस करो, हमें लग रहा नीरज ही होगा। और यह सब सोच साच कर तुरंत ही उसी समय बिना देर किए उमा शंकर अपने नज़दीकी पुलिस थाना अम्पत नगर पहुँच जाते हैं। वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं उनकी सारी बात बता देते हैं। इंस्पेक्टर को साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद उसी टैंक पर पास पहुँचते हैं और साथ में कुछ विभाग की टीम भी होती है। फायर ब्रिगेड की टीम आती है। आने के बाद जो होता है अब उस समय जाकर घटना का वह भी निरीक्षण करती है, लेकिन इंस्पेक्टर जो होती है अपनी नज़र जैसे ही टैंक के अंदर डालते हैं तो देखते सफ़ेद चादर है और कुछ कपड़े हैं, कुछ मक्खियाँ वहाँ भिनभिना रही होती हैं और तुरंत ही फायर ब्रिगेड टीम को इशारा करते हैं। इशारा करने के बाद टीम जो होती है उसी टैंक में उतर जाती है और उस कपड़े सहित निकालती बाहर तो देखती है कि सही में उस कपड़े में लपटी हुई एक अर्धगली लाश पड़ी हुई है। यह देखकर नज़ारा वहाँ पर खड़े अब उमा शंकर जो होते हैं एकदम हिल सा जाते हैं और तुरंत इसकी सूचना जो होता है रूबी को देते हैं और रघुनाथ ठाकुर को भी देते हैं। रघुनाथ ठाकुर अपने बेटे बड़े लेकर वहीं पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद तुरंत ही पुलिस जो थी उन सबके सामने उस चादर को जब हटाती है तो उसी चादर में डेड बॉडी जो निकलती है ना वह पहचान में आती है ना वह पूरी तरह से स्वस्थ होता है। पुलिस पहचान तो नहीं पाती, लेकिन दाहिने हाथ पर 2 घड़ी बंधी होती है जिसकी पहचान तुरंत ही उसी समय रूबी कर लेती है और साथ में इधर उमा शंकर ठाकुर भी कर लेते हैं कि हमारा अपना भांजा नीरज ठाकुर है और रूबी भी कर लेती है कि हमारे पति यही नीरज ठाकुर है। और रूबी और साथ में वहीं पर रघुनाथ ठाकुर दोनों दहाड़े मारकर और इधर उमा शंकर वहीं चीख चिल्ला पड़ते हैं। इस अवस्था को देखकर पुलिस भी समझ जाती है कि बस करो, यही नीरज ठाकुर है। पुलिस की जो टीम है वहाँ पर खड़े सूरभ शौचालय के जो मेन जिम्मेदारी निभाने वाला होता है नरेर भाई मौके पर वहीं खड़ा होता है। पुलिस उससे कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम होती है इधर उसी समय अब नीरज के बॉडी को अच्छे से पंचनामा भर वहाँ नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है घाटकोपर के ही पास राजबाड़ी पड़ता है, उसी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। और पुलिस की टीम जब पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है इधर पुलिस की टीम अपने ही साथ सुलभ शौचालय के जो असल में मेन जिद्राला मालिक होते हैं अब नरेंद्र भाई को अपने साथ लेती है। साथ लेने के बाद थाने जाती है। उनसे कुछ पूछताछ किया जाता है। पूछताछ करने के बाद पुलिस के सामने कुछ चौंकाने वाली बात उस नरेंद्र भाई के ही तहरीर पर तो आता है। पुलिस को शंका मन में बैठना शुरू हो जाता है कि बस करो, इस घर में इधर नीरज ठाकुर से कुछ ना कुछ राज छुपा हुआ है। पुलिस की जो टीम होती है अब नरेंद्र भाई को तो वहाँ से छोड़ देती है। अब पुलिस की टीम तुरंत ही इस केस की जाँच पड़ताल करने के लिए वहाँ एक इंस्पेक्टर होते हैं जितेंद्र आगारकर, उनको सौंप देती है और जितेंद्र आगारकर तुरंत ही इस केस की छानबीन करने के लिए लग जाते हैं। और जब लग जाते हैं तो अपने नए सिरे से छानबीन करते हैं और तुरंत जाते हैं उसी न्यू सुविधा सुलभ शौचालय के जितने भी मौके पर कमरे में रहे होते हैं किराएदार, सबसे पूछताछ करती है टीम। और जब पूछताछ करती है तो साथ में न्यू सुलभ शौचालय के जो मेन मालिक होते हैं उनसे भी पूछताछ किया जाता है नरेंद्र भाई से। और जब पूछताछ किया जाता है पुलिस के सामने काफ़ी चौंकाने वाली बात होता है। ठीक इधर नीरज ठाकुर की जो अपनी पत्नी होती है रूबी के बारे में निकल के आती है। और जब निकल के आती है पुलिस की जो टीम होती है बस करो पूरा का पूरा जो शंका होता है सीधा का जाकर रूबी ठाकुर के ऊपर मर देती है। और पुलिस की टीम बिना देर किए और बिना किसी सबूत का हाथ डाले इधर रूबी का जो मोबाइल नंबर होता है पूरा सीडीआर डिटेल निकाल लेती है। और जब निकाल देती है तो उसी नंबर में एक नंबर अनजान आता है जो रूबी ठाकुर घटना वाली रात उस नंबर से लगभग कई मिनट बाद की होती है। और देखा जाता उस नंबर का पूरा डिटेल तो पता लगता रूबी ठाकुर का उस नंबर पर लगभग कई बार और कई महीनों से बातें चल रहे होते हैं। और जब पुलिस की टीम जाँच पड़ताल करती है पता लगता वह नंबर किसी और का नहीं होता बल्कि रूबी ठाकुर के अपने ही ससुराल का ही रहने वाला होता है संतोष झा, अब जिसकी उम्र लगभग 29 साल के आसपास होता है। और जब पुलिस संतोष झा के बारे में जानकारी पाती है पुलिस की जो टीम होती है दोबारा अब न्यू सुविधा सुलभ शौचालय पहुंचती है तो वहां काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है। उन्हीं को लोगों को पता चल जाता है कि असल में संतोष झा का जो था रूबी के साथ कई महीनों से प्रेम संबंध चल रहे हैं। अब इसकी जानकारी जब दीपक ठाकुर को लगता है, दीपक ठाकुर जो था इसीलिए अपनी पत्नी के बीच अड़ंगा पड़ जाता है। और पड़ने की वजह से आए दिन इधर दीपक ठाकुर और साथ में रूबी के बीच झगड़े तकरार होते थे।
अब पुलिस की जो शंका होता है अब बिना देर किए इधर जाकर अब संतोष झा और साथ में रूबी ठाकुर के ऊपर टिक जाता है। लेकिन पुलिस की टीम अब बिना देर किए सबसे पहले अब रूबी ठाकुर को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद थाने ले जाती है। वहाँ पूछताछ किया जाता है तो पहले तो रूबी जो होती है इधर की बात करती है, लेकिन उसके चेहरे देखकर इधर वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं जितेंद्र अगारकर तुरंत ही समझ जाते कि बस करो रूबी हमारे सामने कुछ ना कुछ सच्चाई छुपा रही है। और इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब बिना देर के अपने हथकंडे दिखाती है तो रूबी पुलिस के सामने बिना देर के टूट भी जाती है। लेकिन पुलिस के सामने अपना है प्रशांत चौधरी। प्रशांत चौधरी जो होता है उसी शौचालय का एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। पुलिस की टीम बिना देर किए इधर प्रशांत चौधरी को जाकर उसी शौचालय के ऊपर जो टेरेस्ट बना होता है, जो कमरा होता है, उसी में रहने वाला होता है प्रशांत को पुलिस की जो टीम होती है जाकर अपने कस्टडी में लेती है। और लेकिन जब कस्टडी में थाने लाती है और प्रशांत इधर रूबी दोनों को एक सामने बैठाया जाता है, आमने सामने बैठा है, पूछताछ शुरू किया जाता है। लेकिन इधर प्रशांत और साथ में रूबी पुलिस के सामने जो सच्चाई रखते हैं, इसे सुनने के बाद पुलिस का जो कलेजा होता है यह एकदम थर्रा जाता है। असल में बिहार जो प्रदेश पड़ता है उसी प्रदेश का मुजफ्फरपुर जिला पड़ता है और उसी का एक सकरा इलाका पड़ता है। उसी इलाके के रहने वाले होते हैं रघुनाथ ठाकुर, उनकी अपनी पत्नी होती है। रघुनाथ ठाकुर मौके पर एक खेतिहर होते हैं। अब उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं जिसमें 2 बेटा होता है और 1 बेटी होती है। लेकिन जो दूसरे नंबर का बेटा होता है वह बेटा यही होता है अब नीरज ठाकुर का एक बड़ा भाई होता है जो ऑलरेडी शादीशुदा भी होता है और जो बहन होती है वह भी ऑलरेडी शादीशुदा होती है। लेकिन नीरज के जो पिता होते हैं रघुनाथ ठाकुर भी जल्द अब नीरज की शादी कर देते हैं। नीरज की जो अपनी पत्नी होती है रूबी देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है, पढ़ी लिखी भी होती है। अब नीरज को जैसे ही रूबी पाती है तो वह भी खुश हो जाती है। अब रूबी इधर नीरज अपनी ज़िंदगी बड़े प्यार से बिताने लग जाते हैं और ज़िंदगी जैसे ही 6 साल की बीती है तो रूबी के बीच टोटल 3 बच्चे हो जाते हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। और नीरज ठाकुर इन्हीं बच्चों के साथ अपने घर के रिश्ते में उलझ सा जाता है। लेकिन नीरज ठाकुर का जो अपना बड़ा भाई होता है मौके पर वह जाकर अपने पिता रघुनाथ के साथ घर गृहस्थी में वह भी उलझा रहता है। लेकिन नीरज ठाकुर पास जाकर मजदूरी करता है, लेकिन उसी मजदूरी में इतने पैसे नहीं मिल पाते कि अपने परिवार का सही से पालन पोषण कर पाए। तभी वह सोच लेता है क्यों ना चला जाए, अब शहर का रास्ता देखा जाए। तो इसीलिए अपनी पत्नी रूबी से राय मशवरा लेता। रूबी भी समझा देती कि ठीक है तुम जो फैसला ले रहे हो पूरी तरह से सही भी है और इस फैसले को अपने दिल में बसा लो कि हमें अब शहर जाना है और इसी की वजह से अपने परिवार खर्चा बड़े बेहतर तरीके से ढंग से चल पाए। और रूबी की यह बात नीरज ठाकुर भी सुनता, उसको भी बड़ा अच्छा लग जाता है। लगने की वजह से इधर अपने पिता रघुनाथ से पूछताछ करता है। वह भी मान जाते हैं कि बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी बड़े अच्छे हमें लगते हैं और इसीलिए तुम्हारा जहाँ मन है तुम वहाँ जा सकते हो। और तुरंत ही रघुनाथ ठाकुर जो होते हैं अपना ही जो साला होता है जो मौके पर मुंबई के ही उपनगर में ही सांता कुंज ईस्ट गोलीबार पड़ता है उसी में रहने वाले होते हैं उमाशंकर ठाकुर वहाँ काफ़ी सालों से रह रहे होते हैं। उनका खुद का एक अपना बिजनेस होता है, उसी बिजनेस को बड़े जिम्मेदारी तरीके से निभा रहे होते हैं। लेकिन इस बीच जैसे रघुनाथ ठाकुर उमाशंकर ठाकुर के पास फ़ोन करते हैं, अपने बेटे के बारे में बताते हैं, तुरंत ही उमाशंकर ठाकुर तुरंत ही मान लेते हैं कि ठीक है तुम भेज दो और नीरज को हमारे पास, उसका काम बड़े तरीके से हम लगवा देंगे। यह बात इधर नीरज को पता लगता है। नीरज जो होता है ठीक 5 साल पहले अपने घर वालों और साथ में अपनी पत्नी से इजाज़त लेकर वहाँ अपने प्यार लफ्ज़ों से बोलकर अब निकल जाता है। अपने मामा के पास पहुँचता है। पहुँचने के बाद अपने मामा के ही पास रहना शुरू कर देता है। और लेकिन जब रहने लग जाता है तो इसी भी उसके जो मामा होते हैं उसके छोटे मोटे काम लगवा देते हैं। लगवाने की वजह से अब नीरज ठाकुर के पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। अपनी ज़िंदगी को बड़ा ही सौभाग्यवान समझने शुरू कर देता है। लेकिन तभी इसी बीच उसकी जो मुलाकात होता है अब ननेर भाई से हो जाता है। ननेर भाई होता है एक मैनेजर था और ठीक उसी पंतनगर का ही जो सहकार नगर प्रताप मार्केट, उसी मार्केट में अब न्यू सुविधा सुलभ शौचालय था, उसी की मैनेजरी करता था। और जब मुलाकात होता है इधर नीरज ठाकुर का अब ननेर भाई से तो तुरंत ही दोस्ती बना लेता है और ननेर भाई होता है उसी समय उसको न्यू सुविधा सुलभ शौचालय की जिम्मेदारी सौंप देता। अब नीरज जब जिम्मेदारी पाता है, पाने के बाद अपनी जिम्मेदारी बड़े बेहतर तरीके से निभाना शुरू कर देता है। और इसकी वजह से इधर जो होते ननेर भाई अब नीरज ठाकुर को उसी सुलभ शौचालय के ऊपर
टेरेस होते हैं जिसमें काफ़ी सारे कमरे होते हैं। उसी कमरे को उस समय जाकर जिम्मेदारी भी सौंप देते हैं और उसी में जाकर नीरज ठाकुर अब रहना शुरू कर देता है। और जब रहने लग जाता ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं, आने की वजह से फैसला लेता कि उन्हें अपनी पत्नी रूबी को बुलाया जाए और यहीं पर तीनों बच्चों को बुलाया जाए। और फैसला लेने के बाद जाता अपने गाँव से ही रूबी को और तीनों बच्चों को ले आता है, उसी कमरे में अब रखना शुरू कर देता है। अपनी जिम्मेदारी निभाने लगता, पैसे ठीक ठाक आने लग जाते हैं, रूबी वहाँ रहने लग जाती है। लेकिन रूबी देखती है कि दिन भर उसका जो अपना पति होता काम में भाग दौड़ में व्यस्त रहता और रात के टाइम में रूबी के सामने उसका जो अपना पति शरीर जवाब दे जाता, जिसकी वजह से रूबी अब चिड़चिड़ापन दिखाने लग जाती है। लेकिन इसी बीच रूबी के ससुराल का रहने वाला होता है संतोष झा, जो शादीशुदा भी होता है, जिसके 2 बच्चे भी होते हैं। लेकिन उस समय काम की तलाश में इधर नीरज के पास आता है। नीरज जो होता खुद अपने ही पास उसी सुलभ शौचालय में काम पे लगवा देता है और खुद अपने ही पड़ोस में ही एक कमरा ले लेता है और उसी कमरे में जाकर संतोष झा अब रहने लग जाता है। अब संतोष झा की जो दोस्ती होती है नीरज ठाकुर से इस तरह बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के बगैर बिना शाम नहीं गुजारते, कहीं ना कहीं पार्टी जरूर करते। अब यह सिलसिला जब चलने लग जाता है, नीरज ठाकुर के घर संतोष झा आना जाना लगा देता। लेकिन जब एक बार एक ही नज़र में अब जाकर अपने ही सामने अब रूबी को देखता, देखने के बाद खूबसूरती देखकर दीवाना हो जाता। और उसी दिन से संतोष झा एकदम ठान कर बैठ जाता है कि आखिर कितनी खूबसूरत भाभी है। और उसी दिन से ठानता है तो पाने की कोशिश करता है और उसी दिन से आना जाना और लगा लेता है और काफ़ी मीठी मीठी बातें कर भाभी का रिश्ता बनाकर रूबी से मजाक करना भी शुरू कर देता। हंसी मजाक बढ़ने लग जाते हैं और इधर संतोष झा लिमिट भी क्रॉस कर जाता है। लेकिन टाइम नहीं लगता रूबी को समझने में कि आखिर संतोष झा चाहता क्या है। और रूबी की भी अपनी यही चाहत होती है, क्योंकि अपने पति के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से परेशान हो चुकी होती है, क्योंकि उसका पति अपना जो होता है नीरज ठाकुर अपने काम पे सिर्फ ध्यान देते रहते थे, जिसकी वजह से रूबी परेशान हो जाती है कि आखिर इतने सालों से अभी तक हम शहर आए हैं लेकिन अभी तक किसी शहर का और दर्शन नहीं किए हैं। रूबी के मन में यही लालसा जाग जाती है और लालसा जागने की वजह से संतोष झा के करीब जाने भी लग जाती है। और संतोष झा जैसे मौका पाता है तो उसी दिन से काफ़ी दिनों से और आना जाना लगा देता है। और मौका पाने के बाद एक दिन दोपहर का जब टाइम होता है, संतोष झा कमरे में पहुंचता है नीरज के, तो देखता है रूबी नहा धो के बैठी हुई है। और रूबी जैसे इधर संतोष झा को देखते इशारा करती, इशारा करने के बाद तुरंत ही संतोष झा उसी समय रूबी की हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ने के बाद रूबी बिना देर किए संतोष झा को अपने ही बेडरूम में ले जाती है, वहीं पर संबंध बनाती है। और संबंध का जो सिलसिला होता है जैसे ही चलता ख़त्म होता है तो रूबी को बड़ा एहसास हो जाता है कि आखिर हमारा जो अपना पति है शरीर की उम्र की वजह से जवाब देना शुरू कर दिया। और अपने ही सामने संतोष झा को पाकर तुरंत अपने पति को भूल बैठती और उसी दिन से संतोष झा के साथ बेधड़क रिश्ता रखना शुरू कर देता। अब रिश्ते की जो शुरुआत है बड़े बेहतर तरीके से हो चुकी होती है और चलने भी लग जाती है। ऐसे चलते चलते लगभग अब 1.5 से 2 साल का वक्त बीत जाता है। तभी एक दिन दोपहर का जब टाइम होता है तो अपने ही बेडरूम में इधर संतोष झा और साथ में रूबी एक ही साथ बने होते हैं। तभी उसी भी दरवाजे पर खड़ा हो जाता है नीरज ठाकुर। दरवाज़ा जैसे हाथ लगाता है तो अपने आप खुल जाती है। अपने आँख को सामने अपना जो नज़ारा होता है खुद अपनी पत्नी रूबी और साथ में अपने ही गांव का रहने वाला संतोष झा को देखता है। भन्ना जाता, भन्नाने के बाद संतोष झा तुरंत वहाँ फरार तो हो जाता है, लेकिन रूबी वही रह जाती है। रूबी को जब पाता तो पिटाई कर देता। और पिटाई का अब जो सिलसिला होता है बेधड़क नीरज का अपनी पत्नी के साथ चलना शुरू हो जाता। और जब भी मौका मिलता नीरज बिना किसी रोक टोक के अपनी पत्नी संतोष झा का नाम लेकर पिटाई जरूर कर देता। और पिटाई से इतना ज़्यादा पड़ जाती है कि अपनी ज़िंदगी को असहाय समझने लग जाती है। लेकिन तब भी इधर संतोष झा से चोरी छुपे मिलना जुलना नहीं छोड़ते। तभी एक दिन संतोष झा के पास बैठी होती है, तभी वह फैसला लेती है क्यों ना हमारे पति को हमारे रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि जब से हमें तुम्हारे साथ एक साथ देखा हुआ है तब से हमारी ज़िंदगी को नरक सा बना दिया है। अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ अहम फैसला लेना पड़ेगा। संतोष झा भी अब जैसे इधर जाकर रूबी की बात सुनता, वह भी रूबी की बात में हामी भर लेता है। लेकिन रूबी जो होती है उस दिन से एक अहम षड्यंत्र बनाती है। उसी षड्यंत्र के तहत जो होता है उसको पता चल जाता है किसी शौचालय का एक एम्प्लॉयर है प्रशांत चौधरी, जिसको पैसों की काफ़ी सख्त ज़रूरत है। और जैसे रूबी को पता चलता है तो रात के टाइम में प्रशांत चौधरी के कमरे में जाती है, उससे मुलाकात करती है। उसके सामने तुरंत ही अपने दिल की बात रखते हुए कहने लग जाती है कि देखो, अगर तुम्हें सुपरवाइज़र बनना है तुम्हारे पास बड़ा अच्छा सा मौका है। और प्रशांत चौधरी जैसे रूबी की बात सुनता कहने लग जाता क्या। अब रूबी कह देती है अगर तुम्हारे पति को हमारे रास्ते से हटा दोगे तो उसके दर पे हम तुम्हें खुद सुपरवाइजरी का पद दे देंगे और साथ में 50,000 रुपया भी दे देंगे। और प्रशांत चौधरी यह बात जैसे सुनता है उसी समय रूबी की बातों में आ जाता। आने के बाद रूबी की बात को अब मान लेता है और जब मान लेता रूबी समझ जाती कि अब बस करो, हमारा जो प्लान है पूरी तरह से अब सफल होने वाला है। और ठीक अब 10 मार्च 2014 का वह दिन होता है।
उसी दिन शाम के टाइम में इधर जो नीरज ठाकुर अपनी पत्नी से 250 रुपया लेकर निकल जाता। निकलने के बाद अब जैसे ही दूसरे दिन शाम के टाइम में यानी कि 11 मार्च को वापस आता है और रूबी देखती है कि हमारा जो पति वापस आ गया है, तो खाना बड़े अच्छे तरीके से बनाती है, बड़े व्यंजन तरीके वाला। और रूबी अपने पति अपने बच्चों के साथ खाना खाती है, अपने कमरे में अपने पति के साथ सोने के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे रात का अब 12 बजे का आसपास टाइम होता है, उसी बीच अब रूबी संतोष झा के मोबाइल पर कॉल करती है। कॉल करने के बाद अपने ही कमरे में प्रशांत को बुला लेती है और प्रशांत इधर संतोष झा आते हैं तो देखते हैं कि जो चारपाई, उसी चारपाई पर नीरज ठाकुर काफ़ी गहरी नींद में सो रहा है और रूबी इशारा करती है। इशारा करने के बाद रूबी और साथ में संतोष झा और साथ में प्रशांत चौधरी एकाएक टूट पड़ते। टूट पड़ने के बाद अपने जेब से ही अब संतोष चौधरी एक तीरधार हथियार निकाल, उसी हथियार से नीरज ठाकुर गले पर लगाता है, कई बार वार करता है, जिसकी वजह से नीरज हमेशा हमेशा के लिए अब मौत की नींद में सो जाता है। लेकिन रूबी ठाकुर जो होती है उस समय एक चादर लेती सफ़ेद, उसी चादर में अपने पति नीरज ठाकुर की बॉडी को लपेटती है। लपेटने के बाद अब उसी टेरेस से इधर रूबी और साथ में संतोष झा दोनों मिलकर नीचे ज़मीन पर डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद अब संतोष झा, प्रशांत चौधरी और रूबी अपने कमरे से निकलने के बाद नीचे आते हैं। आने के बाद शौचालय का जो टैंक होता है उसी पर खड़े हो जाते हैं। वहीं पर अपने हाथों में लेकर ढक्कन तो खोलते, शौचालय का ढक्कन जब खोल देते हैं तो टैंक में ही एकाएक तीनों मिलकर अब नीरज ठाकुर की बॉडी को डंप कर देते हैं और ढक्कन बंद कर देते हैं। लेकिन उस समय संतोष झा जो होता है, संतोष झा अपने कमरे पर चला जाता है, प्रशांत चौधरी भी अपने कमरे पर चले जाता है और इधर रूबी अपने कमरे पर चली जाती है। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है, अब सुबह के टाइम में अपने इस षड्यंत्र से बचने के लिए रूबी एक प्लान बनाती है। उसी प्लान के तहत अपने मामा के पास फ़ोन करती है और तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस थाना होता है पंतनगर में जाते हैं। लेकिन पुलिस के चक्कर में ऐसी फंस जाती है, उलझ जाती है, जिसकी वजह से पुलिस के सामने खुद रूबी ही पुलिस के सामने सच्चाई कबूल देती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है, जब रूबी की तहरीर पर सारी सच्चाई जानती है तो पुलिस की टीम उधर तुरंत ही संतोष झा की अता पता जानने के लिए पहुँच जाती है। तो पता चलता संतोष झा डोंबिवली चला गया है और पुलिस की टीम जैसे पता पाती है, पता पाने के बाद डोंबिवली तो जाती है और पता चलता वहाँ से भी गांव चला गया। और पुलिस की टीम अब वहाँ पता पाती है गांव गया है, तो गांव में एक टीम भेज जाता है। उसके घर से संतोष झा को दबोचा जाता है और थाने में ले जाता है। और थाने में जैसे रूबी और साथ में अपने सामने प्रशांत चौधरी को देखता है तो संतोष झा थर थर काँपना शुरू कर देता है और बिना देर के पुलिस के सामने भी संतोष झा अपने जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर तीनों को अपनी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेकर वहाँ के ही नज़दीकी जो कोर्ट होता है उसमें पेश कर दिया था और कोर्ट में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके अब ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है, किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी के दिल को परेशान करना, बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादातर लोगों तक पहुँची जा सके और इसके लिए हम आपके तहे दिल से भी शुक्रगुजार रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।